हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और आज जो है बेसिकली ये जो एसएससी जीडी है, आई थिंक अब 2000 अभी जो करंट चल रहा है 2021 में फॉर्म फिलअप, आप सबको रिमाइंड कर दूँ, इसकी लास्ट डेट 31/8 और 2021 है, लास्ट डेट है। ठीक है, इस लास्ट डेट के आसपास ना, बल्कि समय रहते अभी आज ही या 1-2-4 दिनों में आप लोग जाके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। आप लोग बहुत सुनते होंगे, जैसे एमटीएस में भी हुआ है, सीएचएसएल में भी हुआ है कि लास्ट डेट में बच्चे फॉर्म भरने के लिए गए, उनका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सर्वर बहुत बिजी रहता है उस टाइम में। और बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि हम लास्ट टाइम में जाके फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो इस चीज़ में ना रहे कि एसएससी फिर से कोई ऐसा डेट निकालेगी कि हाँ, जिन बच्चों का छूट गया है उनके लिए स्पेशल डेट निकला जाए। नहीं, वो ऐसे बच्चे होते हैं एसएससी उनको उस कैटेगरीज में रखते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग उस कैटेगरी से बाहर निकले और इस डेट से पहले जा करके फॉर्म फिलअप कर ले, 31/8/2021। ठीक है, आज मैं बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को, और आज के बाद मैं एसएससी जीडी का जितना लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा। सारे अभी मैं 2018 का लेके चल रहा हूँ, जितने भी पेपर हुए थे 2018 में वो सारे पेपर आज मैं 25 क्वेश्चन का सेट 11 मार्च, आज का जो ये सेशन शुरू होने वाला है वो 11 मार्च 2018 को ये एग्ज़ाम हुई थी। फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 11 मार्च 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुई थी और मैं आज मैथ का पूरा 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी नए देख रहे होंगे और सबको पता भी होगा, ये जो मैथ का आता है सेक्शन वो 25 क्वेश्चन होता है। फिर इंग्लिश और या हिंदी का जो सेक्शन होता है ऑप्शनल होता है, या तो आप हिंदी सेलेक्ट कर दें या इंग्लिश सेलेक्ट कर। लेकिन इस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा कि हिंदी का जो पेपर होता है ना वो बहुत ही ईजी होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश की अपेक्षा। नहीं, आपको लग जाएगा कि आप जो हिंदी का पेपर दे रहे हैं आपको लगता है काश इंग्लिश का ही तैयारी कर लिए होते, उसमें तो कुछ जानते भी थे, ये हिंदी तो आप पढ़ते ही नहीं उस लेवल से। तो इसलिए इसको बिल्कुल माइनर नहीं लेना है कि हाँ ये जो है सो सेक्शन बहुत इजी होता है, बिना पढ़े हुए हम नंबर आपको इसमें, अगर बिना पढ़े हुए जाइएगा तो इसमें थोड़ा बहुत स्कोर तो कर भी लीजिएगा, लेकिन हिंदी में सबसे कम स्कोर आएगा। तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए आप इस हिंदी को भी अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल ऐसे पढ़ें कि यस मुझे 25 का 25 इसमें भी लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है जीए सेक्शन, ये भी 25 का होता है। करंट बिल्कुल पढ़ते रहे, ट्रेंड आजकल का चेंज हो गया। आज से 5 और 6 ईयर्स बिफोर जो होता था ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज़्यादा रहता था, लेकिन आज के डेट में करंट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको करंट से बिल्कुल अपने आप को अप टू डेट रखना है। ठीक है, तो जीए 25 और उसके बाद आता है रीजनिंग। ठीक है, ये रीजनिंग भी आता है 25। तो कहने का मतलब टोटल कितना मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का आता है। तो आपको मान के चलना है कि इसमें तो कम से कम आपका स्कोर 85 होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 85 होना चाहिए, क्योंकि अगर 85 होगा तो इसका मतलब है किसी का भी एक्यूरेसी 100% नहीं होता है। ये 85 होगा तो कट उठ के आपका 80 आएगा, और ऐसे भी कट ऑफ 75 प्लस ही जाता है। तो कट ऑफ जब 75 के आसपास रहेगा तो इन मेरिट आने के लिए आपको 80 तो चाहिए ही चाहिए। यानी कहने का मतलब ये 85 जो है ये बिल्कुल आपके लिए एकदम बहुत ज़रूरी है। ये 85 कब आएगा, जब ये मैथ सेक्शन आप 100% नंबर उठाएंगे, रीजनिंग सेक्शन में 100% उठाएंगे। अब इंग्लिश या हिंदी आप कितना भी अच्छे से पढ़ लोगे ना इंग्लिश या हिंदी को, तो ये मुश्किल से 20-22 इसी रेशियो में रहते हैं। तो समझिए 20 या 22 क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो इधर से आपने 50 ले लिया और इधर से देखो, इधर से मैं 50 ले रहा हूँ मैथ और रीजनिंग से, फिर भी यहाँ से आपके मार्क्स कटेंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ से 45 ले लीजिए और यहाँ से आप मान लो कि 20 लेते हो, तो कितना हो गया बताओ, 65। 45 इधर से ले लिया, इधर से 20 ले लिया, तो 65 ले लिया। अब इस जीए सेक्शन में तो आपको 15 करना ही होगा, 15। तो 65 में अगर आप 15 इंक्लूड कर देते हो तो फिर भी आपका क्राइटेरिया 80 जाता है। 15 मान लो आप 15 के बाद थोड़ा सा और 17-18 कर लेते हो, 20 कर लेते हो, तो 85 हो सकता है। तो ये 85 तब हो रहा है जब जीए सेक्शन में आप 20 करके आ रहे हो। आ रही मेरी बात समझ में, 20 करके आ रहे हो जीए सेक्शन में, तब आपका 85 हो रहा है। तो
तो इसका मतलब आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि ये जो मैथ और ये जो रीजनिंग है इस सेक्शन में हमें तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना है। और माय गुडनेस, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो मैथ और रीजनिंग 100% करके आते हैं, उसमें अपने आप को 100% कन्फर्म रखते हैं कि हाँ यहाँ से मार्क्स उठाएंगे ही उठाएंगे। ठीक है, ये तो तैयारी थी आपका, आपको डरना नहीं है। अब वो जमाना नहीं रहा कि दौड़ धूप के नौकरी लेगी, पढ़ के दौड़ना भी है, दौड़ के नहीं पढ़ना, पढ़ के दौड़ना भी है। तो बिल्कुल तैयारी जोर शोर से करें और प्रैक्टिस पैटर्न पे ध्यान रखें, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। अभी जो मैं मैथ का करवाने वाला हूँ ये उसका पैटर्न ऐसा रहेगा कि आपको 10 मिनट में चाहे तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में हमें इतना भी फास्ट नहीं चलना है, समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना लेट के आज चलते बिल्कुल दनादन 25 क्वेश्चन 25 मिनट में आप लोगों को आप बिल्कुल अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है तो हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, और जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे SSC GD का उन तक हमारी और MTS वगैरह ग्रुप डी मतलब इस लेवल का जो तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम का उन तक हमारे इन वीडियोज़ को आप लोग पहुँचाएँ और सपोर्ट दें। और बिल्कुल अच्छे से अच्छे टीचर्स आएंगे यहाँ पे और एक अच्छा से अच्छा क्लास आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। अभी चलिए देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। आप लोग क्वेश्चन देखें, वीडियो पॉज करें, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है बनाएं, फिर आप देखें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए हम कैसे बनाते हैं, आपका पड़ोसी कैसे बनाता है, आपका रिलेटिव कैसे बनाता है, डजंट मैटर। आप कैसे बनाते हो, आप खुद को कैसे कंफर्ट फील करते हो, दिस इज द मैटर। ये मैटर करता है कि आप कैसे अपने आप को संतुष्ट कर पाते हो। देखो समय तो उतना ही है, मान लो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास सपोज दैट 50 सेकेंड है, हमारे पास है 50 सेकंड, हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने 10 सेकंड में कर लिया और आप 40 सेकंड में कर लिया, हड़बड़ाने की बात नहीं है। क्यों कि उस हड़बड़ाने के चक्कर में क्या होता है ना कि आपका रिजल्ट, आपका एग्जाम खराब होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा पहला, और ये क्वेश्चन है एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के मूल्य के वर्ग के रूप में 420 रुपये है। ठीक है, एक थैले में 420 रुपया है जिसमें 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का मैं भी कह सकते हैं सिक्का है, हाँ यहाँ पे लिख दिया गया है सिक्का, और 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिर ये 1 और 2 और 5 के सिक्कों की संख्या दे रखी है रेशियो में 8:1:5, तो आपसे पूछा जा रहा है थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो आप देखिए जब भी रेशियो में दिया रहा है तो आप लोग बचपन से बनाते हैं कि अगर मैं बोल दूं कि ₹1 का सिक्का कितना हो जाएगा 8x, अगर मैं बोल दूं ₹2 का सिक्का कितना हो जाएगा x, 1 नहीं लिखते हैं, अगर मैं बोल दूं ₹5 का कितना सिक्का हो जाएगा 5x। यानी अब थैले में चूंकि रेशियो दे रखी है तो हम कह सकते हैं कि 8x सिक्कों की संख्या हो गई जो 1 रुपये की है, x उस सिक्कों की संख्या होगी जिसकी वैल्यू 2 है, 5x उस सिक्कों की संख्या होगी जिसकी वैल्यू 5 है। तो एक बताइए कि अगर 1 रुपये के सिक्के अगर मान लीजिए 10 रहेंगे तो 10 रुपये, 50 रहेंगे तो 50 पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 रुपये के सिक्के 8x है, अगर इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए कितना हो जाएगा 8x, ₹8x। अगर इसका वैल्यू 2 से, क्योंकि 2 रुपया इसका वैल्यू है तो 2x, और अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो 5 का नोट है या सिक्का है तो 5 से 25x। ठीक है, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया वैल्यू, वैल्यू को जोड़ दीजिए तो 25 2 27 8 35x इजिकल टू कितना हो जाएगा। देखिए इस 35x इन टोटल वैल्यू है ये, और इसका वैल्यू टोटल ओरिजिनल कितना दिया गया है 420 के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x बराबर 420 और बट्टा 35। अगर आप काटेंगे तो काट दीजिए, काटना जानते हैं तो 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 5 से ये भी कट जाएगा 12, यानी x इजिकल टू कितना निकल गया आपका, निकल गया 12। अब आपसे पूछा जा रहा है कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं बताइए, ये सिक्कों की संख्या है। अगर पूछा जाता कि 5 रुपये के सिक्के की वैल्यू कितनी है तो ये वैल्यू है, ये क्या है, ये वैल्यू है, और ये कितना क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या है।
तो आपसे पूछ रहा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 12, चूंकि आपका एक्स का वैल्यू है तो 12 पंचा 60 हो जाएगा इसका आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों, क्या कह रहा है, 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3 और y4 एवं y5 के लिए देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात, आयात से निर्यात का अनुपात को दर्शाता है। देखिए ये सारे अनुपात दे रखे हैं यहाँ पे 0.8, देखिए 0.80 या 0.8 बराबर ही होता है, 0.9, 1.1, 1.05, 0.95। ठीक है, तो इस बेस पे आपका क्वेश्चन है कि यदि वर्ष y3 के लिए, तो y3 का भाई क्या है, आयात और से निर्यात, तो निर्यात नीचे आ जाएगा, का अनुपात दे रखा है आपको, कितना दे रखा है अनुपात बताइए, दे रखा है y3 का 1.10, 1.10। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे, दशमलव कैंसिल कर दिया आप मान लीजिए, तो अगर आप दशमलव को कैंसिल कर दिए तो नीचे में 100 आ जाएगा, ये 0 0 कर देंगे 11/10। अब आयात कितना दे रखा है आपको, देखिए सॉरी निर्यात दे रखा है कितना, 35,000 करोड़, है ना, तो आयात तो ऐसे ही रह जाएगा और नीचे में हो जाएगा 35,000 करोड़, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फिर y3 के लिए आयात कितना होगा, तो देखिए बराबर है 11/10, है ना, ये 0 कट गया। अब आप गुना भाग कर लीजिए, इसको गुना होगा ना इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 0 0 11 5 55, 5 बच गया, 11 33 5 38, 38,500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए किसी भी क्वेश्चन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, जब आप समझ लेते हैं तो फिर आप इसे सॉल्यूशन बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। P Q से 40% कम है, मान लीजिए कि P और P Q से 40% कम है, तो Q को अगर आप 100 लेते हैं मान लीजिए, तो P कितना हो जाएगा, 100 से 40%। जब आपका बेस 100 होता है तो डायरेक्ट परसेंट घटा देते हैं हम, तो 100 में से 40 चला गया 60, ये 60 हो जाएगा। तो कह रहा है आपकी Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमारा बेस होता है। तो अभी देखिए P Q से, Q का कंपेयर है तो बेस हमारा 100 है। अब कह रहा है Q P से कितना प्रतिशत कम है, यानी हमारा बेस ही, ये क्या कहलाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो इसलिए जब इससे कंपेयर किया जाएगा तो 60 नीचे ले लेंगे। कितना अधिक है भाई, 40 अधिक है, और 100 क्योंकि परसेंटेज में लाना है, 0 0 कट गया। ठीक है, 10 से 2 पंचे 2 तिया यानी 40 पंचे कितना हो गया, 200/3 यानी 66.66% आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। बेस ध्यान रखना है, जिससे पूछेगा वो बेस हो गया। तो Q से Q नीचे आएगा तो Q का 100 है, 100 बेस लेकर के चले। अब कह रहे Q P से, यानी P बेस है तो 60 नीचे आएगा। कितना अधिक है, ऊपर 100 कर दीजिए, परसेंटेज में आपका आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। कोई दिक्कत है, अब देखते हैं कितने समय में तय करेगा। तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी और बट्टा चाल होता है या नहीं होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी आपका कितना है, देख लीजिए 936 किलोमीटर, और टाइम कितना है, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये देखना है, हमारा जो मैथमेटिक्स है, गणित जो है, वो एक ही यूनिट को फॉलो करता है, एक ही सेम मात्रक को। यहाँ है किलोमीटर और यहाँ है मीटर, आंसर में है घंटा। तो कहने का मतलब आपका कि आपको इसे बदलना होगा। तो बदलना होगा तो आप याद रखिएगा और लिख लीजिएगा, अगर मीटर पर सेकेंड से हम जाएंगे किलोमीटर पर आवर, या किलोमीटर पर आवर से जाएंगे
मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना होगा, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसमें अगर हम गुना कर देंगे, क्या गुना कर देंगे, 18/5, और इसमें गुना कर देंगे 5/18, तो हमारा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसमें। अब याद कैसे रखना है, देखिए ऊपर में क्या है मीटर, यहाँ ऊपर में क्या है किलोमीटर, तो मीटर से जा रहे हैं किलोमीटर, यानी कम से ज़्यादा में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, ज़्यादा में, तो ऊपर में लेंगे बड़ा वाला 18, तो नीचे तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ क्या है देखिए किलोमीटर, और यहाँ जा रहे हैं मीटर, यानी ज़्यादा से कम में, तो ऊपर में ले लेंगे कम वाला 5, नीचे 18। ये याद रखने का एक तरीका हुआ, ठीक है। तो अब चूंकि 20 मीटर पर सेकंड है, इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो गुना किससे होगा, 18/5 से, तो 18 यहाँ दे आइए 5 ऊपर, 5 से कितना बार में, 4 बार में, है कि नहीं है। अब 4 से काटिए 936 को, 4 दूनी 8, 1 पर 4 तिया 12, 1 पर 4 चौके 16, ये 18 से भी कट जाएगा आपका, 18 एकम 18, 5 पर 4 54, 18 तिया 54, यानी 13 घंटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। इसको ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब करना है 5/18 या 18/5, जब हम कम से ज़्यादा में जाएंगे, यानी मीटर से किलोमीटर में, तो ऊपर में 18 नीचे 5, जब हम किलोमीटर से मीटर यानी ज़्यादा से कम में जाएंगे, तो ऊपर में 5 नीचे में 18। यही मेन यहाँ पे याद करने के नॉर्मल ट्रिक दिया आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 4,777 रुपया में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए ये आपका एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, ये आपका एसपी है, इतना रुपया। कह रहा है एक वस्तु को 15% का छूट दिया गया। देखिए जब भी सीपी कुछ होगा, सीपी जब भी होता है वो 100% होता है। कितना होता है, सीपी जब भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो इस पे 15 रुपया का छूट दिया गया, यानी 85% पैसा लिया गया उससे। सीपी जितना था, कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं आप, जितना था, या माल अंकित मूल्य जितना था उस पे, तो वो कितना था 100%। 15% का छूट दिया, यानी 85% उससे पैसा लिया गया। और ये 85% कितने के बराबर है बताइए, इतने के। तो आपको निकालना है 100%, क्योंकि सीपी निकालना है ना, तो लिखेंगे 100% बराबर क्या हो जाएगा, बटे 85 और गुना 100। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा काटते हैं हम लोग। 17 × 5 = 85, 17 से ये भी कट जाएगा, 17 दूनी 34, 13 यानी 137, 17 × 36 से 17 के 17 कट गया, फिर 5 से ये कट गया, 20 बार में गुना कर दीजिए। 0 2 1 कम 2, 2 8 16, हाथ रही 1, 2 दूनी 4 1 20, 5620 रुपया इसका क्या था, अंकित मूल्य था, या कॉस्ट प्राइस कहिए जो कहिए इसके लिए। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, याद रखिएगा सीपी जब भी होता है 100% होता है। तो ये 100% उससे पैसा नहीं लिया गया, उससे 15% का छूट दिया गया, तो 85% हो गया, इतना ही पैसा लिया गया, परसेंट में 85% और रुपया में इतना लिया, तो इसको 100% के बराबर कर देंगे, आपका सीपी या फिर मार्क प्राइस अंकित मूल्य आपका यहाँ पे ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है, तो x का वैल्यू निकालिए। देखिए इसको बताने से पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर परसेंटेज में 100 हो, ठीक है, परसेंटेज में 100 हो, तो अगर हम पूछे कि भाई x का, मान लीजिए अगर पूछे 50 का 20% कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 50 का 20% कितना, मतलब 50 में अगर 20% जोड़ दे तो कितना वैल्यू आएगा, 50 में 20% जोड़ दे तो कितना आएगा, तो आप करिएगा 50 + 50 का 20/100, यही तो कीजिएगा वैल्यू निकालने के लिए। 0 कट गया, 5 दूनी 10, 50 10 60, अब बोलेगा 60 आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं इसको ऐसे नहीं कीजिए, 50 का डायरेक्ट 120/100, 20% ज़्यादा बोल रहा है ना, तो 120/100, 0 0 0 0, तब भी 12% 60 आ गया। अगर हम पूछे कि भाई 50 में अगर
20% घटा दे तो वैल्यू कितना होगा, तो अब 50 माइनस 50 का 20% करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 50 का 20% घटाना है, तो यानी 80/100 निकाल दीजिए, वही वैल्यू हो जाएगा, 0 0 कट गया, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में, ये तो बात होगी थोड़ी सी अलग की। अब इस पे हम बनाते हैं। मूल्य क्रमशः क्या है, 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। तो कह रहा है पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, तो यानी 40% बढ़ाने का मतलब है 140/100, है कि नहीं है। और दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है, तो x% मतलब 100 माइनस x/100। अरे यहाँ पे भाई 40% बढ़ाया तो 140 कर दिया ना। यहाँ कहता है कि 20% से घटाया जाता तो 80 आता, तो 80 कहाँ आता है, 100 माइनस 20। तो कह रहा है कि x% से घटाया जाता है तो 100 माइनस x/100, और ये अनुपात कितना हो गया, 7/3। तो कह रहा है x का वैल्यू निकाले, ठीक है। तो करते हैं, देखिए ये 100 और ये 100 आपका कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। और कुछ कट रहा है, देखिए 7 से आपका कट गया 20 बार में, कोई दिक्कत। अब सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 200 माइनस 2x बराबर 20 तिया 60 तिया 180, ठीक है। ये माइनस 2x और 180 में जाके 220 घट जाएगा तो माइनस 20 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 10। ये वैल्यू हो जाएगा आपका 10x का, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि हमें ये बताइए उस वस्तु का, पहली वस्तु का कितना होगा वैल्यू मूल्य, तो आप बोलेंगे चूंकि 3:2 के अनुपात में है और x का वैल्यू 10 है, इसको लिखेंगे 10 तिया 30, ये हो जाएगा 20, यानी 30 रुपया और 20 रुपया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है कि u रेशियो v इजकल टू 4:7 है तथा v रेशियो w इजकल टू 9:7 है, और u बराबर आपको 72 दे रखा है, तो w का मान क्या होगा। देखिए u बटे v कितना दे दिया गया, 4/7। u का मान कितना है, 72/v बराबर 4/7। तो बताइए v बराबर कितना हो जाएगा, v कहाँ जाएगा, v इधर जाएगा, सब इधर आएगा, तो v इधर चला गया तो 4 आ जाएगा नीचे और 7 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि बराबर के इस तरफ उस तरफ जब करते हैं तो जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे चला जाता है। चूँकि इस साइड नहीं रख सकते थे क्योंकि 1/v नीचे है, तो v को इधर हम लेके चले गए ऊपर, तो सब ऐसे पलट गया, ये v का वैल्यू हो गया। लेकिन v/w, ये v/w यहीं पे कर रहे हैं हम, v/w कितना दे दिया गया है बताइए, 9/7। कितना दे रखा है, 9/7 दे रखा है। अब आप काट सकते हैं, 9 × 72 नहीं कट सकता है, 9 × 72 और कुछ कटेगा, 4 दूनी 8, कितना कट गया, 4 दूनी 8, तो कितना दे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बटे w बराबर 1/7। w का वैल्यू, तो w बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 7 98, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 98। देखो यही क्वेश्चन आ रहा है, बहुआ टाइप क्वेश्चन आता है, लेकिन इसी को प्रैक्टिस करना। एग्जाम में जाकर जब आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो छोटा मोटा चीज़ भी आपको क्या लगता है, टफ लगता है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग क्या करें कि क्वेश्चन को समझे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन को समझने वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपया हो जाता है और 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या है। अब देखिए बहुत लड़का पढ़ेगा ना, इसमें कहेगा अरे इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, दर नहीं दिया हुआ है, फिर प्रिंसिपल यानी मूलधन नहीं दिया हुआ है, और बहुत क्वेश्चन टफ है, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन नहीं, क्यों भागेंगे, समझिए। कोई ऐसा सोच लेगा कि पहले इसका दर निकालना है, वो क्वेश्चन को समझाने दर निकालने के लिए भूल जाएगा, मतलब दर निकालने के लिए चला जाएगा, क्वेश्चन भूल जाएगा। प्रिंसिपल नहीं है, उसका दिमाग प्रिंसिपल पे चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है, वो बोल रहा है अरे हम लॉलीपॉप है, तुम लॉलीपॉप के जैसे खाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन समझने वाली है। देखिए आपसे क्या मांग रहा है, एक तो राशि मांग रहा है, और ब्याज कौन सी है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का एक क्वालिटी होता है कि पहले वर्ष का जो ब्याज है वही हर वर्ष लगता है, सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बदलता नहीं है। तो एक बताइए, यहाँ 5 वर्ष है और यहाँ 6 वर्ष है, तो एक वर्ष में इसको कितना ब्याज देना पड़ा, बताइए एक वर्ष में कितना देना पड़ा। अगर इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 6, 7 में से 5 गया 2, 4, यानी 426 रुपया। कितना हो गया, ये 10,650 है 5वें वर्ष तक, और 6ठे वर्ष में 11,076 हो जाता है, ये न होता है।
हाँ 11,076 हो, 10,650 से 11,076 हो जाता है, तो 426 ही रुपया तो लगेगा उसको ब्याज। कितना? 1 साल का। अब उससे पूछा राशि क्या है, तो अगर 1 साल का ब्याज है 426 रुपया, तो बताइए 5 वर्षों में जो ये जो होता है 10,650, तो 5 वर्ष में उसका ब्याज कितना हुआ होगा? 5 से गुना कर दीजिए, 5 छाके 30, 3 5 दूनी 10, 3 13, हाथ में 1, 5 चौके 20, 1 21, यानी 21। ये जो 10,650 रुपया हुआ है, इसमें 2130 रुपया ब्याज है, और इस ब्याज को हम माइनस कर देंगे, तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 8। देखिए 8520 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। और आप हमें बताइए, क्या ये जोड़ घटाव नहीं करना था? जोड़ घटाव गुना भाग करना था। अगर इसमें आप फालतू का दिमाग लगाते, फालतू का सोचते, तो फिर आपसे प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने से चीज़ें आसान हो जाती है कि नहीं है? क्योंकि आप जान लीजिए कि आपसे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे पूछा वही चीज़ जाता है जो तय समय सीमा के अंदर आपसे पॉसिबल हो। इस बात को मान के चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपया की दर से किताब बेच दिया, तो 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी? अगर हानि प्रतिशत पूछता तो बात कुछ और होती। यहाँ पे डायरेक्ट हानि यानी गुना भाग। एक किताब पे 225 में खरीदा, 225 में खरीदा और 162 में बेच दिया। बताइए कितना का नुकसान हुआ? एक पे कितना का नुकसान हुआ? तो 162 में अगर बेच रहा है तो उसका कितना होना चाहिए? इधर 38 और इधर 25, यानी 63 रुपया का नुकसान हो रहा है एक किताब पे। तो पूछा उसको 7 किताब पे कितना होगा? 7 से गुना कर दीजिए, 7 × 21, 7 × 42, 2 44, 441। बिल्कुल जोड़ घटाव गुना भाग है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। मतलब जितना मिठाई का वजन है उसका इसमें परसेंटेज दे रखा है कि इतना चीनी है। तो कह रहा है कि S4 मतलब ये हो गया, तो इस S4 का कुल वजन जो है मिठाई का 150 है, 150 किलो मिठाई है। तो उसमें चीनी का परसेंट कितना है? हम ग्राफ में देखते हैं तो 18। कितना है? 18। तो भाई चीनी की मात्रा कितनी है? तो इसका 18% आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो कैसे निकलेगा? ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 नमा 18, 9 तिया 27 kg। ये क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है। तो 5 नए निरीक्षण A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100, A4 - 100, A5 - 100 का औसत क्या होगा? बिल्कुल बिना कलम टच किए हुए बनाइएगा। एक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप, गुण होता है किसका? औसत का। ये जो औसत है इसका गुण क्या होता है? ये गुण होता है अगर आप किसी में 2 से गुना करते हैं, 2 से भागा करते हैं, 2 जोड़ देते हैं या 2 घटा देते हैं। सभी निरीक्षण में, सभी डाटा में अगर ये चीज़ें होती है तो उसके औसत में इतना ही इफेक्ट पड़ेगा। यदि 10 संख्याओं का औसत मान लीजिए 22 है और 22 है, अगर उसके सभी पद में या सभी टर्म में, सभी नंबर में 2 से गुना कर दिया जाए और आपसे पूछेगा नया औसत क्या होगा, आप इसको 2 से गुना कर दीजिएगा 44। अगर पूछेगा 2 से भागा तो इसमें 2 से भागा कर दीजिएगा यानी 11। अगर आपको पूछेगा सब में 2 जोड़ दिया जाता है तो ये क्या होगा, तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिएगा 24। अगर पूछेगा सब में 2 घटा दिया जाता है तो औसत में भी आप घटा के कर दीजिएगा 20। ये होता है इसका गुण। क्या होता है? गुण। तो आपसे पूछ रहा है कि नया औसत n है, यदि सभी टर्म में 100 घटा दिया गया तो नया औसत क्या होगा? n - 100। पता रहेगा तो आप मारेंगे और नहीं तो तुक्का चलेगा आपका। और तुक्का मान लीजिए कि ये भाई तुक्का जो होता है ना वो 25% आपका होता है राइट होने का और 75% होता है आपका रॉन्ग होने का, क्योंकि इसमें से 3 ऑप्शन गलत है, एक ही सही। इसलिए तुक्काबाजी ज़्यादा ना करें एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ए अकेला
किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 6 दिन में, और बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो ए बी मिलकर बहुत आसान है, एलसीएम मेथड से ए 6 में और बी 8 में कर सकता है। तो तुरंत इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 8 और 6 का, बता दीजिए 24। ठीक है, ये 24 यूनिट हो गया, काम करना है। तो ए अगर 24 यूनिट 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 4 यूनिट। बी यदि इसको 3 दिन में करता होगा तो एक दिन में कितना करता होगा? 3 यूनिट। तो दोनों एक दिन में कितना मिलके कर लेता है? 7 यूनिट। तो 24 काम को करने के लिए 24 में 7 से भागा दे दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर? 24/7। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये जोड़ घटाव गुना भाग है और मेरे ख्याल से ये आप सबको आता होगा, इसको बनाने का कोई तुक नहीं है बताने का। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बिल्कुल अभी से एसएससी जीडी की तैयारी मत करें, आप पहले जोड़ घटाव गुना भाग समझे। तो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से बनाने लायक है नहीं, क्योंकि बोर्डमास रूल फॉलो करता है ये। तो पहले डिवाइड 2 कर देंगे, 6 में से 4 चला 2 चला जाएगा, फिर यहाँ जोड़ घटाव करेंगे, आ जाएगा तुरंत। लेकिन आंसर टिक करने में देखिए ध्यान रखना है, यहाँ 7/4 भी है और -7/4 भी है। तो आपका आंसर अगर 7/4 है तो हर बारी में माइनस को मत भूल जाइएगा। तो पता चला ये 7/4 आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखिए कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर और घर के बीच की दूरी कितनी है ना। अगर आप मान लीजिए कि अगर देखिए ट्रेडिशनल मेथड बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हम दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। अगर हम, और ये भी ध्यान देखना है कि हमारा यूनिट सेम होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में है तो टाइमिंग भी आवर में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूरी अगर मान लिया x किलोमीटर तो समय टोटल कितना है? 9। तो ये बताइए कि जाने में कितना लगेगा? क्या होता है, समय बराबर दूरी यानी x अब बटे चाल कितना है? 25। ये समय लग गया जाने में। आने में कितना लगेगा? x/20। और दोनों समय मिला के कितना बनता है? 9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से। देखिए आप जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मेरा एक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाला हुआ, आप उसको देखेंगे। आप एमटीएस और जीडी एसएससी की बात छोड़िए, आप सीजीएल कैटमेट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, आने का भी और जाने का भी। तो जब डी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो स्पीड जो होता है टाइम का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, या टाइम स्पीड का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ऐसे होता है कि मान लीजिए अगर S1 S2 है तो इसका जो रेशियो होगा टाइमिंग का वो हो जाएगा T1 T2, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पीड कितना दे रखा है बताइए? 25 और 20। इसको काट के लिख सकते हैं 5/4। तो जब ये 5/4 है तो टाइमिंग ऑलरेडी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा T2 और T1, क्योंकि ये इसका समय आ जाता है। तो ये हो जाएगा 4:5। ये है स्पीड और ये है टाइम, ये है टाइम, है ना। 4:5। डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड टाइम का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब S1 अगर S2 है तो S1 S2 रेशियो में है तो इसका टाइमिंग हो जाएगा T2 T1। तो 5:4 है रेशियो, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा? 4:5 यूनिट में। टोटल यूनिट कितना हो गया? 9। और टोटल टाइम कितना होगा घंटा में? 9 घंटा। तो आप बताइए कि एक बराबर 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 1 आवर। तो ये जो 4 यूनिट है इसको कितना घंटा लगेगा? 4 आवर। इसको लगेगा 5 आवर। तो अब आपसे पूछा, अगर घंटा पूछता तो घंटा बताते, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी कितनी है। तो ये चलता है 25 किलोमीटर की रफ्तार से। कितना चलता है? 25 किलोमीटर की रफ्तार से 4 घंटा, तो 100 किलोमीटर। अगर इस पे निकालेंगे तो ये चलता है 20 किलोमीटर की रफ्तार से 5 घंटा, तो ये भी 100 किलोमीटर। यानी उसके घर के बीच की दूरी कितना हो जाएगी? 100 किलोमीटर। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न
उत्पादों, वही उत्पाद है P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लाभ प्रतिशत, कि इतना उसको लाभ हुआ था। ठीक है, P1, P2, P3, P4, P5 को। यदि P3 का राजस्व, ये जो राजस्व है वो 38,100 है। ये क्या है? राजस्व है। ये राजस्व है 38,100। एक बात जान लीजिए, अगर राजस्व होता है, मान लीजिए आप कोई सामान बनाते हैं उसको बेचते हैं, तो वो जो आपके पास पैसा है उसको बोलते हैं राजस्व। उसमें लाभ या हानि दोनों होता है। तो यहाँ पे लाभ दे रखा है, कितना दे रखा है? किसका बोल रहा है? P3 का। तो P3 का लाभ है 27%। कितना है? 27%। अगर ये लाभ है 27%, तो आपसे पूछा जा रहा है कि P3 का व्यय कितना है। यानी व्यय मतलब वो पैसा कितना लगाया था। सही बात है। तो भाई पैसा, यानी ये 70 पैसा लगाया 100% होगा, यानी ये 127% है। अगर ये 27% लाभ मिला हुआ है, यानी ये 127% बराबर हो जाएगा 38,100। नहीं हो जाएगा? तो 100% बराबर अगर आपको निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 38,100 बटे 127 गुना 100 हो जाएगा। 127 से कट जाएगा 3 बार में, 3 पर 4 जीरो, 30,000। कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 30,000। आई बात समझ में कि 38,100 राजस्व, उसमें लाभ इंक्लूड है, तो 27% है। अब देखिए इसको साथ दूसरे तरीके से अगर हम बना दें, तरीका वही है आपका सोचने का तरीका, कि मान लीजिए उसको कुछ लगा होगा, एक्स कॉस्ट लगा होगा उसको, तो उसको मार्केट में बेचा कितना पे? तो x प्लस एक्स का 27/100 बराबर कितना हो गया? 38,100। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। कोई डायरेक्ट लिखेगा, हम अभी बताए हैं कि इतना प्लस नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख दीजिए x का 127/100 बराबर 38,100। अब अगर आप x बराबर निकालिएगा, क्या निकल जाएगा? 38,100 गुना 100 ऊपर चला जाएगा और 127 नीचे आ जाएगा। वही वाली बात हो गई, ये वाली काटिएगा, फिर आपका 30,000 आ जाएगा। ठीक है, सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन अलग तरीके से नहीं बन सकता। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है, समझिए कि अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेला कार्य को, वही एलसीएम मेथड ले चलना है। अनिल, इसके बाद क्या है? दीपक, इसके बाद क्या है? दिनेश। कितने कार्य करता है मिलकर? 35 दिन में खत्म कर देता है। और एक है अनिल और दिनेश मिलकर कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो यूनिट निकालने के लिए हमको, टोटल वर्क यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करते हैं? एलसीएम निकालना पड़ता है 35 और 60 का। जब आप 35-60 का एलसीएम निकालेंगे तो चूंकि 60 हो रहा है, 60 के रेशियो में चलेंगे। 60, 120 35 से डिवाइड नहीं है, 60 से आगे 180 वो भी 35 से डिवाइड नहीं है, फिर 240। देखते हैं निकाल के, अगर 35-60 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे तो 5 से 7, 5 से 12 है ना, इससे ज़्यादा नहीं लिखेगा। तो 7 5 से 35 गुना 12 कितना होता है? 35 12, 12 5 से 60, 36 6 42, 420 यूनिट वर्क है। ठीक है, तो पूछ रहा आपसे दीपक कितना दिन में करेगा। तो आप देखिए, अगर इस तीनों में इस दोनों का माइनस कर देंगे तो दीपक का आ जाएगा। तो पहले ऐसे करते हैं कि अगर अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर के 35 दिन में काम समाप्त करता है 420 यूनिट, तो एक दिन में डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अगर ये 60 दिन में दोनों मिलकर करता है तो एक दिन में 7 करेगा, ये तो करेगा ना, 7 यूनिट करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है अब कि जो सिर्फ ये डी, सिर्फ दीपक अगर इस काम को करे तो तीनों के काम में अनिल और दिनेश का घटा दीजिए। तो 12 काम अगर तीनों मिलके करता है, 7 अनिल और दिनेश करता है, तो दीपक कितना करता होगा एक दिन में? 5 यूनिट, है कि नहीं है? तो अगर एक दिन में 5 करता है तो 420 करने में 5 से भागा दे दीजिए, 84 दिन आ जाएगा। 84 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है और कितने वर्षों में
यह राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा ये चीज़ कि यदि कोई राशि, ठीक है ना, कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में स्वयं का 125 गुना हो जाता है। तो याद रखिएगा कि 3 वर्षों में कितना, 5 गुना, तो 1/5। अब बराबर कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा, तो 125 गुना कितने वर्षों में, तो वर्ष यहाँ पे लिखना है, सॉरी 1 मिनट, ये 5/1/3 वर्ष को ऊपर में बट्टा में लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे है 125, ऊपर तो पता ही नहीं है कितना है, तो लिखते हैं 1/n। मान लीजिए n वर्ष में, तो 1/n। तो इसको अगर 5/1/3 लिख सकते हैं तो इसको 5 का क्यों लिख सकते हैं, अब पावर 1/n, पावर 1/n। तो ये मान लीजिए अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं 5/1/3, 5 पावर में पावर गुना हो जाता है तो 3/n। देखिए बेस बराबर है इसलिए 1/3 बराबर 3/n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो n बराबर 9 वर्ष, ठीक है। एक चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि कोई राशि n1 वर्षों में x गुना तथा n2 वर्षों में y गुना हो, तब क्या रिलेशन होता है, तो x पर पावर 1/n1 अब बराबर y पर पावर 1/n2, यही होता है फार्मूला। और इसी फार्मूला पे हमने इसको बनाया है, ठीक है। यहाँ पे था कि 3 वर्षों में 5 गुना, है ना, 3 वर्षों में 5 गुना, तो x गुना, तो x नीचे था तो 5 पर पावर, वर्ष ऊपर में आएगा बट्टा में, 1/3 कर दिया। कह रहा है यहाँ पे कि फिर कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा, तो फिर टाइमिंग ऊपर n मान लिया तो n ले लिया, फिर आपका ऐसे बन गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतने इतने विकेट लिए, तो दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या है। देखिए आंकड़े का बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि 2 यहाँ पे ज़्यादा बार आ रहा है, कि 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 4 बार आ रहा है, तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को टच भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इतना 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 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी इसको बोलते हैं HCF, ठीक है। HCF में एक वर्ड लगा है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन लेते हैं भाई, तो इसमें देखिए 2 कॉमन का मतलब हुआ दोनों में, उभयनिष्ठ, तो 2 तो दोनों में नहीं है, कट गया, 5 भी दोनों में नहीं है, कट गया, बच गया यहाँ 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 3। तो कॉमन क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन ले सकते हैं 3 पर पावर 3, क्योंकि इसके पास 4 है ही नहीं जो देगा, तो कॉमन हाईएस्ट हो सकता है 3 पर पावर 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप लेवल देखिए, यही लेवल आने वाली है, बस अब प्रैक्टिस करिए, समझ जाइए मारधार 80 के पार होगा, है ना, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना है। अब देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है, लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए सीपी दे रखा है 220, प्रॉफिट दे रखा है 20%, आपसे पूछ रहा है कि लाभ कितना है, तो भाई 220, अब प्लस करके फिर 20% जोड़ने से बेटर है कि डायरेक्ट 120/100 निकालिए, 0 0 कट गया, गुना करेंगे 12 दूनी 24, 2 बार 24 2 26, 264 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर वही है, इस क्वेश्चन को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है और 9th में भी है। अगर आप 9th 10th अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मेंसुरेशन है, कहने के लिए एडवांस मैथ है,
कहने के लिए एडवांस मैथ है और लोग कहते हैं एडवांस है, बहुत टफ होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूं एडवांस मैथ सबसे इजी होता है, क्योंकि उसमें कोई फास्ट और कोई स्लो नहीं। आपको फार्मूले सारे याद हैं, दिमाग आपका काम करेगा, फार्मूला नहीं याद है, दिमाग आपका काम नहीं करेगा। अब यहाँ से पूछ दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया 21 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर। तो उस कमरे में रखे जाने वाली बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। अब देखिए कोई भी कमरा है, आप सोच लीजिए आपका एक कमरा है, आप जिस कमरे में रह के अभी ये वीडियो देख रहे हैं उस कमरे को थोड़ा सा आप देखें, तो आपको लगता होगा कि उस कमरे में सबसे लंबा छड़ क्या हो सकता होगा। तो आप पकड़ेंगे छत का एक कोना और एक फर्श का एक कोना, वो भी डायगोनल है ना, डायगोनल जहाँ छड़ सीधी आ जाए, ऐसा नहीं उसके नीचे वाली कोना, डायगोनल, एक छत का ऊपर वाला कोना और एक नीचे वाला कोना। आपको लगता होगा कि ये सबसे ज़्यादा लंबा छड़ हो सकता है कि नहीं, समझ गए आप क्लियर। तो अब यहाँ पे और दूसरी चीज़, कमरा जो होता है उसका फिगर कैसा होता है, आप पढ़े होंगे घनाभ, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्यूबॉइड, ठीक है, घनाभ। तो याद रखिए कि घनाभ है, अब घनाभ का वो विकर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है वो, विकर्ण। तो आप फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण बराबर, यानी जिस छड़ की लंबाई मांगी जा रही है वो यानी कह रहा है घनाभ का विकर्ण, वो जो छड़ बोल रही है वो घनाभ का विकर्ण कहलाता है। और कमरा जो होता है वो जो होता है कैसा होता है, कमरा घनाभकार होता है ना। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। अब आप निकाल दीजिए आराम से, एल कितना है 21 तो 441, बी कितना है 12 यानी 144, एच कितना है 16 यानी 256। ये हो जाएगा आपका 4 4 4 1 5 6 11, 4 4 5 5 4 9 4 13 1 14 1 6 7 8 अंडर रूट 841, 841 हो गया। सेंटीमीटर मीटर जो भी है, अब इसका वर्गमूल होता है 29 सेंटीमीटर। ये सब तो याद रखिएगा, निकालने मत लगिएगा। तो आपका ये 29 मीटर हो जाएगा, तब जब आपको ये चीज़ें पता होंगी, नहीं पता होंगी नहीं बनेगी, कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है। अब ये देखिए कह रहा है आपको क्या, कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। देखिए पहले था 22 छात्र, सोचिए अब हो गया है 23, छात्र अब प्लस शिक्षक, है कि नहीं है, 23 हो गया। तो कह रहा है पहले जो इसका था अपना वजन, औसत उम्र वजन, वो था 31 केजी। कितना था 31 केजी, जो बढ़ के हो गया अब 32 केजी। अरे 1 किलोग्राम बढ़ता है तो पहले 31 तो 32 ही होगा ना, तो ये 1 केजी बढ़ा, प्लस हुआ, किसके आने के कारण बताइए, ये शिक्षक के आने के कारण। तो जो शिक्षक आया है ये क्या काम किया, देखिए शिक्षक क्या किया, तो पहले आके अपना वजन मेंटेन किया 32 केजी। कितना किया, अपना वजन मेंटेन किया 32 केजी। उसके बाद ये जो 22 छात्र था इसको भी 1-1 केजी दिया, जो तुम्हारा एवरेज हो गया 32। एवरेज का मतलब होता है सभी का मान समान, है ना। तो 22 का मतलब सबका 31-31 था, अब 22-22 हो गया। 1-1 कौन दिया, वो शिक्षक दिया, वो शिक्षक दिया तो 22 ये दिया, 22 केजी इसको देना पड़ा, और 32 केजी जो एवरेज हुआ तो ये अपना एवरेज मेंटेन कर लिया। यानी इसका जो वेट होगा 64 केजी होगा। कितना होगा 64 केजी। 64 केजी में से पहले सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1-1, फिर 32 अपना बना लिया, टोटल 64 केजी हो गया। इस तरह सोचना है। तो आपका देखिए अच्छा सॉरी 32 और 22, 32-22 कितना होता है 54 केजी। 54 केजी आप आंसर टिक कर दीजिए। चलिए आगे, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर एडवांस का क्वेश्चन है आपका, कि एक शंकु, शंकु को बोलते हैं कोण भी बोलते हैं, और ये कैसा होता है अगर आप लोग को थोड़ा भी याद होगा, ठीक है।
ये होता है, यही तो होता है शंकु। इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एच, ये भी होता है एल, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है कि इस शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो एच बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर। उसके आधार की त्रिज्या यानी ये आर कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसे रंगने की दर इतनी है, तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना आएगा, बाहर से कैसे रंगिएगा, इसको रंगिएगा, इसको रंगिएगा और ये अंदर वाला पार्ट रंगिएगा। तो इसको जब हम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है ना, अब ये निकालना है। तो इसमें आपको सब कुछ तो मालूम है लेकिन एल नहीं मालूम है। तो अब देखिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है राइट एंगल है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपका निकाला जाए तो h बराबर क्या हो जाता है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू है आपका, नहीं l तो निकालना ही है, सॉरी एक मिनट, यहाँ नहीं निकालेंगे, हमें तो l निकालना है। तो l बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना है 16, या आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं प्लस ही होगा ना भाई, L तो यहाँ पे अगर ये जाएंगे हम त्रिभुज में तो यहाँ पे विकर्ण, ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, H है, तो H बराबर तो यही होता है, L बराबर होता है प्लस होगा। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 16 256 और प्लस 900, ये हो जाएगा 1156। यानी आप इस 1156 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हो जाता है 34। कितना हो जाता है 34। तो आपका L कितना निकल गया, L आपने निकाल लिया 34। अब आपको क्या निकालना है कि पहले क्षेत्रफल निकालना है, इसका फार्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो 22/7 गुना आर कितना है आप देख लीजिए, आर आपका दिया गया है 30 गुना एल प्लस आर। तो एल कितना है, एल अभी आपने निकाल लिया है यहाँ पे 34 और आर, तो आर कितना है 30, तो 34 30 कितना हो गया 64। ये हो गया क्षेत्रफल। इसको गुना कितना से करना है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 14 रुपया खर्च आ रहा है, एक ही बार में गुना कर देंगे, 7 दूनी 14। अब देखिए अगर आप गुना कीजिए, देखिए कैसे, इतना गुना नहीं करेंगे, अगर आप गुना करेंगे तो 30 दूनी 60, 60 को 22 से गुना करेंगे, 60 को 22 से अगर हम गुना करेंगे तो एक जीरो चिपका दीजिए, 6 से 6 दूनी 12, हाथ 1 6 दूनी 12 1 1320 आ गया। इसको 64 से करना है, कितना से 64 से करना है, तो 4 0 0 जीरो ही आएगा, और 4 दूनी 8, ज़्यादा नहीं जाएंगे, 6 0 0, यानी देखिए यहाँ पे 80 आने वाली है। 80 किस में है, इसमें है, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर से ध्यान दीजिए एक बार कि शंकु का जो होता है ये होता है L, ये होता है R, ये होता है H होता है। तो आपको यहाँ पे H दे रखा है, R दे रखा है, पहले आपको L निकालना है, क्योंकि फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या होता है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इन टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो पहले L निकालने के लिए हम इसमें चलेंगे, समकोण त्रिभुज दिख रहा है राइट एंगल, जब ये राइट एंगल है तो ये आपका L यहाँ पे क्या है, इसमें H है, यानी विकर्ण, कर्ण है, क्या है, और ये लंब है, ये आधार है। तो अगर आपको L निकालना है यानी कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इससे आपका 34 निकल गया। सब कुछ पता है, फॉर्मूला पुट कर दिए और आपका क्वेश्चन बन गया। कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। ये कितना है 10 √2
√2 मान लीजिए भुजा ए है, ये √2 कट गया, यानी ए बराबर 10। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 10 दाएँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये आपका 25 का 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप यहाँ से 25 क्वेश्चन 11 मार्च कंप्लीटेड। ठीक है ना। तो ये 25 क्वेश्चन था, आपको देखने से लग गया होगा कि एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके किसी भी क्वेश्चन में तनिक सा दम नहीं था। ऐसी पैटर्न आने वाली है, आप लोग तैयार रहिएगा 25 में 25 हिट करने के लिए। अगर आप 25 में 20 बनाते हैं मतलब आप रेस से थोड़ा बाहर हो जा रहे हैं। तो 25 में 25 क्वेश्चन बना के लाना है और सिलेक्शन लेना है। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और फिर शायद अगला वीडियो हम इसी पे अगले प्रीवियस ईयर शायद सेकंड शिफ्ट या फिर अगले दिन का लेकर के आए। और साथ ही साथ हम SSC MTS और ग्रुप डी के लिए भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मैथ का करवाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए और खूब मज़े में रहिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।